हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर चेक कर ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। देखिए आज आपके लिए हिंदी के अंतर्गत आने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने आप में हिंदी के अंतर्गत ये काफ़ी इसकी अहम भूमिका है, जिसे हम कहते हैं रस। रस आपका एक टॉपिक है, हिंदी के अंतर्गत आता है, हिंदी ग्रामर में। उस टॉपिक रस को आज मैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, इस टॉपिक को आज मैं इतना डिटेल में आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको ना तो किसी बोर्ड में इसे आप पढ़ लोगे तो आपको ना तो किसी बोर्ड में दिक्कत होने वाली है इसे पढ़ने के बाद, ठीक है। या तो आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इसे पढ़ सकते हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, हिंदी जहाँ पर भी आती है वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रिलीज होगा, ये मेरा पक्की गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसे देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की एजुकेशनल स्टडी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज आपका एक टॉपिक है रस। देखिए रस, पहले मैं आपको बता देता हूँ रस होता क्या है। देखिए पहले आप पढ़िए रस की परिभाषा। रस की परिभाषा क्या होती है? जिस रचना को पढ़कर, सुनकर, नाटक आदि को देखकर पाठक या श्रोता या दर्शक जिस आनंद की प्राप्ति करता है उसे रस कहते हैं। देखिए, किसी रचना को पढ़कर, सुनकर, नाटक आदि को देखकर पाठक या श्रोता या दर्शक जिस आनंद की प्राप्ति करता है उसे ही रस कहते हैं। रस क्या होता है? एक तरह से टेस्ट बोल सकते हैं इसे हम। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? टेस्ट बोल सकते हैं, जिसका अनुभव ही किया जा सकता है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, जिसे चखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो देखिए रस के बारे में और डिटेल करते हैं। देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ है सार या आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? सार या आनंद। किसी बात का सार को समझना, या उसमें जो इंटरेस्ट है, या उसका जो टेस्ट है, या उसका इंटरेस्ट है, उसको प्राप्त करना, ठीक है। क्या होता है रस का शाब्दिक अर्थ? क्या है? सार या आनंद, ठीक है। रस के संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि जी हैं। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि रस के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो रस के संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं आचार्य भरत मुनि जी हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। रस की परिभाषा क्या होगी? जिस रचना को पढ़कर, सुनकर, नाटक आदि को देखकर पाठक या श्रोता या दर्शक जिस आनंद की प्राप्ति करता है उसे ही रस कहते हैं, ठीक है। देखिए, काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर या उसके बारे में अनुभव कर कर जो आप अनुभव अपने मन में, जो उसके प्रति जो आपका भाव उत्पन्न होता है वही रस होता है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। देखिए, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस का सूत्र दिया है। आचार्य भरत मुनि जो हैं आपके, उन्होंने अपना जो नाट्य शास्त्र उनका है उसमें एक रस के लिए सूत्र दिया है, ठीक है। आचार्य भरत मुनि जी की एक रचना है नाट्य शास्त्र, उनका एक संग्रह है जो कि संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। उसमें इन्होंने अपने जो रस के बारे में एक सूत्र दिया है, ठीक है, जिसे आप पढ़ लोगे या जिसे आप याद कर लोगे तो आपको रस के अंगों को आप समझ सकोगे, ठीक है। देखिए ये क्या है? विभाव भानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये है आचार्य भरत मुनि जी का जो नाट्य शास्त्र है उसमें अंकित है ये, ठीक है। क्या है? विभाव भानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ठीक है। क्या होता है? अर्थात भाव, विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं कि संयोग से रस की निष्पत्ति होती है अथवा स्थायी भाव की प्राप्ति होती है, ठीक है। देखिए, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है अथवा स्थायी भाव की प्राप्ति होती है। यही है आपका भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अंकित सूत्र, ठीक है, जो कि क्या है? विभाव, अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ठीक है। अब देखिए रस के अंग या भाव। रस के भाव क्या होते हैं? रस के 4 भाव होते हैं, जो कि हैं आपके, पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। ये रस के भाव या अंग हैं, ठीक है। पहला क्या है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देखिए,
काफ़ी डिटेल से वीडियो है, इसे आप देखेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। और जो कि आपके जो विभाव, अनुभाव, संचार विभाव जो कि समझ में नहीं आते, इन्हें काफ़ी डिटेल से मैं कराऊंगा। इसे करने के बाद आपको ये बिल्कुल एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला आपको देखिए, ये रहा पहला है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव जो कि किसी नाटक या श्रोता या दर्शक के मन में जो है स्थायी रूप से बना रहता है। ठीक है, देखिए ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं। संस्कार रूप में मतलब जो कि अपने आप में इसकी एक अहम भूमिका है हृदय में आने की। ठीक है, जो कि संस्कार रूप में स्थित होते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले, चिरकाल तक मतलब काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले, स्थिर और प्रबल होते हैं, जो कि मन में स्थिरता से और जो कि प्रबल होते हैं, अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं। जैसे ही आपको अवसर मिलता है आपके मन में स्थायी भाव जो है जागृत हो जाता है, उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, देखिए स्थायी भाव के बारे में ये रहा। पहले आपको मैं बता देता हूँ रस के जो भेद क्या होते हैं, रस कितने प्रकार के रस होते हैं। ठीक है, देखिए पहला है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो होता है रति। क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और इसके बारे में अगर आप बोलना चाहें तो ये कहाँ पर होता है? जब स्त्री और पुरुष का प्रेम होता है ना, स्त्री और पुरुष का प्रेम या वियोग होता है, वहीं पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, देखिए दूसरा है आपका हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो है हास या हंसी। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास या हंसी। ठीक है, देखिए वाणी या अंगों के विकार से उत्पन्न उल्लास या हंसी। किसी व्यक्ति की वाणी को देखकर या उसके अंगों या विकार या वेशभूषा को देखकर आपके मन में जो उल्लास या हंसी होती है उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। ये भी इसकी परिभाषा भी हो सकती है। परिभाषा में इसकी काफ़ी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, जब तक आप इसे समझ लीजिए। पहले आपको मैं इसकी बता देता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव आपके लिए हास होता है। वाणी या अंगों के विकार से उत्पन्न उल्लास या हंसी को ही वहाँ पर ये हास्य रस होता है। ठीक है, देखिए तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव जो है वो होता है शोक। क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता। अपने प्रियतम के वियोग से या किसी वस्तु के खो जाने से जो आपको हानि होती है, उससे जो व्याकुलता आपके मन में आती है, वहाँ पर आपका करुण रस होता है। ठीक है, देखिए चौथा है आपका रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो रौद्र रस कहाँ पर उत्पन्न होता है? दया, दान, वीरता आदि प्रकट करने से प्रसन्नता का भाव। ठीक है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आपके मन में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति यदि आपको क्रोध आता है, वो कि कोई गलत काम करता है, जो आपको क्रोध आता है, वहीं पर आपका रौद्र रस होता है। ठीक है, देखिए चौथा क्या है? चौथा है वीर रस। वीर रस क्या होता है? देखिए वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? अपने प्रति किसी अन्य द्वारा दी गई अवकाश के कारण, या देखिए आप क्या बोल सकते हैं? वीर रस के बारे में क्या बोल सकते हैं? जैसे कि आपको कोई चुनौती देता है और आप चुनौती को स्वीकार करके उसके प्रति आप खरे उतरते हो या उसे करारा जवाब देते हो, या फिर आपके मन में उस समय पर जो भाव उत्पन्न होता है वही क्या होता है? वीर रस होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए छठवां है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। ठीक है, विनाश कर सकने में समर्थ या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता। देखिए भयानक रस के बारे में आप क्या बता सकते हैं? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विनाश कर सकने में समर्थ, ऐसी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो कि आपका विनाश कर सकता है, उसे देखकर आपके मन में जो उत्पन्न व्याकुलता है, जो आपके मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, वहाँ पर आपका भयानक रस होता है। ठीक है, देखिए सातवां है आपका भीभत्स रस। भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। ठीक है, भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। ठीक है, घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि। जब आप किसी घिनौने पदार्थ को देखते हो तो आपके मन में जो ग्लानि उत्पन्न होती है, ठीक है, जो आपको अच्छा या बुरा लगता है, जो ग्लानि आपके मन में उत्पन्न होती है, वहाँ पर आपका भीभत्स रस होता है। ठीक है, देखिए आठवां है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? विस्मय है। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। ठीक है, अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य का भाव, किसी जैसे कि
आपने किसी अनोखी वस्तु को देख लिया जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा है, तो अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर उसके बारे में जो आपको आश्चर्य होता है, वहाँ पर आपका अद्भुत रस होता है। ठीक है, देखिए 9वां है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, तो संसार के प्रति उदासीनता का भाव। ठीक है, जहाँ पर यदि आपके मन में संसार के प्रति जो उदासीनता का भाव होता है, उसे वहाँ पर आपका शांत रस होता है। ठीक है, देखिए 10वां है आपका बीभत्स या वात्सल्य रस। ठीक है, 10वां क्या है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? वत्सलता। क्या है? वत्सलता। 10वां क्या है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? वत्सलता। वत्सलता देखिए संतान या अपने से छोटे के प्रति स्नेह का भाव। संतान या अपने से छोटे के प्रति स्नेह का जो भाव आपके मन में होता है, वहाँ पर आपका वात्सल्य रस होता है। ठीक है, देखिए 11वां है भक्ति रस। देखिए भक्ति रस क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग या देय विषयक रति। क्या? या तो आपके मन में अनुराग हो या फिर क्या हो? देव विषयक रति। वहाँ पर आपका यही आपका स्थायी भाव होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम। ईश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है, वहाँ पर आपका भक्ति रस होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पूरी चार्ट समझ में आई होगी। देखिए इसमें आप इतना याद रखिए, जो क्या है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह होता है। ठीक है, तथा भयानक रस का भय होता है, बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है, शांत रस का निर्वेद होता है। ठीक है, और आपका आगे है वात्सल्य रस का वत्सलता होता है, भक्ति रस का अनुराग या देय विषयक रति होता है। ठीक है, देखिए आगे क्या दे रखा है? विभाव। अब आपको अपने स्थायी भाव तो पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है विभाव। दूसरा क्या है? रस का जो भाव है या अंग है वो क्या है? विभाव है। ठीक है, देखिए वीडियो को काफ़ी डिटेल से मैंने दिया है आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रस से जो भी कहीं पर क्वेश्चन या प्रश्न इससे रिलीज होगा, उसको आप कैसे भी किसी भी प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। कितनी भी डिटेल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसे काफ़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, क्यों? इसीलिए मैंने आपको विभाव, अनुभाव, संचार विभाव काफ़ी डिटेल से आपको बताऊंगा, और जो भी आपको लगेगा मुझे उसे मैं आपको समझाता भी चलूँगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है आपका? विभाव। देखिए विभाव क्या होता है? विभाव देखिए दूसरा है आपका विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव जो है आपका रस का दूसरा भाग है या दूसरा अंग है। देखिए विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण। कारण, किसी वस्तु को देखने या सुनने का जो कारण है, वही आपका विभाव होता है, जहाँ पर ये विभाव आपका कारण मांगता है। ठीक है, देखिए अर्थात स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण ही विभाव कहलाते हैं। ठीक है, जो स्थायी भाव आपके मन में आते हैं उसे उत्पन्न करने का जो कारण है, वही आपका विभाव है। ठीक है, देखिए विभाव के भेद। अब आपके विभाव के भी दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। देखिए आलंबन विभाव क्या होता है? देखिए ये रहा आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए, तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलंबन विभाव कहलाता है। ठीक है, देखिए जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, जैसे कि आपने किसी वस्तु या व्यक्ति को देखा जिससे आपके मन में स्थायी भाव जागृत हो गया, तो वह जो व्यक्ति और जो वस्तु है जो आपने देखी है या जिसे सुना है, उससे जो आपके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ है, उसे ही हम आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने रास्ते में चलते समय अचानक बड़ा सांप देख लिया। ठीक है, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे थे और आपको अचानक से एक बड़ा काला सांप दिखाई दे गया, तो दिखाई देने से जो आपके मन में भय उत्पन्न हुआ, तो भय क्या हुआ? ये आपका भय आपका स्थायी भाव हुआ। ठीक है, और जो स्थायी भाव उत्पन्न करने का जो कारक है वो कौन है? सांप है। तो सांप यहाँ पर क्या है? आलंबन विभाव होगा। ठीक है, क्या होगा? आलंबन विभाव कौन है? सांप है। और स्थायी भाव क्या है? भय। जैसे कि आप कहीं रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, रास्ते में चलते समय आपको अचानक से बड़ा काला सांप दिखाई दिया, तो वहाँ से आपको भय जो है, आपको उसे देखने से भय लगेगा। तो भय क्या है? वही भय ही आपका वहाँ पे स्थायी भाव है, जो कि आपके मन में स्थायी रूप से बना रहेगा। ठीक है, और जो आपका किसके कारण से ये भय आपको उत्पन्न हुआ है?
सांप को देखने से, ठीक है। तो यहाँ पे आलम्बन विभाव कौन होगा, सांप होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, आलम्बन विभाव के भी दो भेद होते हैं, आश्रय और आलम्बन। आलम्बन विभाव है उसके भी दो भेद होते हैं। देखिए पहला होता है आश्रय, दूसरा होता है आलम्बन। देखिए ये आए कहाँ से हैं, पहले आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये आपके विभाव होता है, दूसरा आपका रस का जो भेद है या अंग है वो है विभाव। विभाव आपका दो प्रकार का होता है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। अब आलम्बन विभाव भी आपका दो प्रकार का होता है। आलम्बन विभाव आपका दो प्रकार का होता है, जो कि आश्रय और आलम्बन होता है, ठीक है। अब देखिए आलम्बन, इसमें से आपको आलम्बन और आलम्बन विभाव के दो भेद होते हैं, आश्रय और आलम्बन, ठीक है। तो इसमें पहले आपको पढ़ना है आश्रय। आश्रय क्या होता है, देखिए जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके मन में भाव जागृत होता है, जैसे कि आपने अभी जब आप रास्ते से जा रहे थे तो आपको एक बड़ा काला सांप दिखाई दिया, तो आपके मन में भाव जागृत हुआ है भय का, तो आप कौन हो, वहाँ पर आश्रय हो, ठीक है। आप कौन हो, आश्रय हो। जैसे कि यहाँ पे राम या यशोदा हो सकती हैं, ठीक है। जिसके मन में, जो रास्ते से जा रहा था उसे काला सांप दिखाई दिया था, उसके मन में जो स्थायी भाव था वो क्या था, भय था। और जिसके मन में वो उत्पन्न हुआ था, जिसको सांप दिखाई दिया था, वो कौन होता है, आश्रय होता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्या होता है, आलम्बन। आलम्बन क्या होता है, जिसके प्रति मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं। जिसके प्रति मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, आपको एक बड़ा काला सांप दिखाई दिया, तो वहाँ पर जो सांप था, सांप के प्रति ही तो आपके मन में जो है आलम्बन विभाव उत्पन्न हुआ था, तो वहाँ पर जो सांप है वही आपका क्या है, आलम्बन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, उद्दीपन विभाव। अब दूसरा जो आपका विभाव का अंग है वो क्या है, उद्दीपन विभाव। देखिए उद्दीपन विभाव क्या होता है, आलम्बन की वे प्रक्रियाएं, आलम्बन विभाव की वे प्रक्रियाएं जिसके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है, उद्दीपन क्रियाएं होती हैं, ठीक है। आलम्बन की वे क्रियाएं जिनके कारण आश्रय के मन में रस का जन्म होता है, उद्दीपन क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इनमें प्रकृति की क्रियाएं भी आती हैं, जैसे ठंडी हवा का चलना, ठीक है। ठंडी हवा का चलना आपका उद्दीपन विभाव है, ठीक है। चांदनी रात का होना, चांदनी रात का आपका उद्दीपन विभाव है। कृष्ण का घुटनों के बल चलना, कृष्ण जी का घुटनों के बल चलना भी आपका उद्दीपन विभाव है, ठीक है। अब देखिए अनुभाव क्या होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अनुभाव। नेक्स्ट जो है आपका रस का भेद होता है अनुभाव। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव और तीसरा होता है अनुभाव, ठीक है। तो देखिए अनुभाव क्या होता है, अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है अनुभव करना। अनुभव, जो आप अनुभव करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी डरने वाली वस्तु को देखकर जो आप अनुभव करते हैं, वहाँ पर वही आपका क्या होता है, अनुभाव होता है, ठीक है। देखिए मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सांप को देखा तो आपके शरीर में अलग से ही एक हलचल सी उत्पन्न होगी। आप या तो आप उसे देखकर डरने लग जाएं, कांपने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो जो शारीरिक चेष्टा उत्पन्न होती हैं वही आपके अनुभाव होता है, ठीक है। जैसे कि आपने काला सांप देखा और जो आपको उसे देख करके डर के माने आप डर से आप कांपने लगे, तो वहाँ पर जो आपका कांपना है, जो आप कांपने की क्रिया कर रहे हो, वही आपके अनुभाव होता है, ठीक है। जैसे सांप को देखकर बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना। जैसे कि आपने सांप देखा और आप जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो चिल्लाना भी आपका एक तरह से अनुभाव ही है। या तो आप उसे देख करके डरने लग जाएं या कांपने लग जाएं, तो वहाँ पर भी वो भी आपका अनुभाव है। और जो आपको जोर जोर से आप चिल्ला रहे हो उस बचने के लिए, तो वहाँ पर वो भी आपका अनुभाव ही है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी बाह्य चेष्टाओं से अन्य व्यक्तियों का यह प्रकट हो जाता है कि उसके मन में भय का भाव जागा है, ठीक है। देखिए अनुभाव के भेद। अब अनुभाव के ही आपके कई भेद, 4 भेद होते हैं। अनुभाव जो है रस का तीसरा अंग है जिसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। पहला है कायिक अनुभाव, दूसरा है वाचिक अनुभाव, तीसरा है सात्विक अनुभाव और चौथा है आहार्य अनुभाव। देखिए पहला है आपका कायिक अनुभाव। और देखिए कायिक अनुभाव क्या होता है, देखिए ये रहा, पहला है आपका कायिक अनुभाव।
आश्रय द्वारा इच्छा पूर्वक की जाने वाली शारीरिक क्रियाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। ठीक है, देखिए आश्रय द्वारा इच्छा पूर्वक की जाने वाली शारीरिक क्रियाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे उछलना, ठीक है, जैसे कि आप कहीं सर्कस में गए, वहाँ पर आपको एक झूला मिल गया जो कि जिस पर कूदा जाता है, तो आप वहाँ पे उछलने लग गए, ठीक है, कूदने लग गए, इशारा करना, ये सभी क्या है, कायिक अनुभाव हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव क्या होता है? वाचिक अनुभाव के अंतर्गत वाणी के द्वारा की गई क्रियाएं आती हैं। ठीक है, कायिक अनुभाव के अंदर क्या आती हैं? आश्रय द्वारा इच्छा पूर्वक की जाने वाली शारीरिक क्रियाओं, शारीरिक क्रियाएं, इसमें कायिक अनुभाव में शारीरिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी कौन सी भाषा उत्पन्न की जाती है? आपकी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है कायिक अनुभाव में। वाचिक अनुभाव में आपकी मुक्तक भाषा का प्रयोग किया जाता है। वाचिक अनुभाव के अंतर्गत वाणी के द्वारा की गई क्रियाएं आती हैं। देखिए ये रही सात्विक अनुभाव। अब तीसरा है आपका सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या होता है? जिस शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, बल्कि वे स्थायी भाव से उत्पन्न होने पर भी स्वयं उत्पन्न होती हैं, वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जिन शरीर विकारों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, बल्कि वे स्थायी भाव से उत्पन्न होने पर स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। सात्विक अनुभाव जो हैं आपके 8 प्रकार के होते हैं, जो कि आपके देखिए, पहला होता है स्तंभ, दूसरा होता है स्वेद, तीसरा होता है रोमांच, चौथा होता है वेपथु, पांचवा होता है स्वरभंग, छठवां होता है वैभर्ण और सातवां होता है अश्रु, आठवां होता है प्रलय या मूर्छा। ठीक है, आपका सात्विक भाव के 8 भाग हैं ये। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, इन्हें याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसे आप केवल एक बार समझ लीजिए, जिससे आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। ठीक है, कि सात्विक भाव के 8 भाग होते हैं। क्या? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वेपतु, स्वरभंग, वैभर्ण, अश्रु और प्रलय या मूर्छा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए चौथा है आपका आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव क्या होता है? आहार्य का शाब्दिक अर्थ होता है कृत्रिम वेशभूषा। क्या होता है? कृत्रिम वेशभूषा। आहार्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या? कृत्रिम वेशभूषा है। ठीक है, किसी की वेशभूषा को देखकर मन में जो भाव जागृत होते हैं उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, चौथा है रस का भाग होता है, ये रस का चौथा भाव संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है? आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्या होता है? आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोभावों से संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो अस्थिर मनोभावों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, देख संचारी भावों की मुख्य रूप से संख्या 33 यानी कि 33 है। जो संचारी भावों की संख्या मुख्य रूप से कितनी है? 33 होती है। ठीक है, देखिए इन्हें आप एक बार देख लीजिए, जो कि ये रहे, देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ ऐसे, देखिए ये रहा। पहला है आपका निर्वेद। निर्वेद होता है अपने व संसार की वस्तु के प्रति विरक्त का भाव। निर्वेद क्या होता है? अपने या संसार की वस्तु के प्रति विरक्ति का भाव। ठीक है, दैन्य, आवेग, ग्लानि, विषाद, घृति, शंका, मोह, मद, उन्माद। ठीक है, और उन्माद हो गया आपका। और 11वां है आपका आसूया, अभर्ष, श्रम, चिंता, उत्सुकता, आलस्य। ठीक है, और देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका? देखिए निद्रा, अवहित्या, उग्रता, व्याधि, मति, हर्ष, गर्भ, चपलता, व्रीड़ा। ठीक है, व्रीड़ा हो गया। ठीक है, देखिए और आपकी स्मृति होगा, त्रास हो गया। ठीक है, स्मृति, त्रास, विवर्त, झगड़ा, मरण हो सकता है। ठीक है, और आपका स्वप्न हो गया, स्वप्न, विभोद और अपस्मार। ठीक है, ये आपके क्या हैं? ये आपके देखिए, ये आपके क्या हैं? ये हैं आपके संचारी भाव की संख्या है। संचारी भाव के भी अंग हैं, ये होते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें? अब देखिए यहाँ से आपके रस स्टार्ट होते हैं।
आज की ये पहली वीडियो है, इसे मैं यहीं तक रखता हूँ। ये आपकी पहली वीडियो है। अब आपके यहाँ से रस स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपका बेसिक है। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, चलते हैं फिर।